रहे हैं, ये अमृत है। ज्ञान क्या है? अमृत है। ज्ञान शब्द की परिभाषा क्या है? बाबा कहते हैं ज्ञान माना समझ। कौन सी समझ? मानव जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान करने की जो समझ है उसका नाम है ज्ञान। मानव जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान करने की जो समझ है उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान माना जो जहर को अमृत बनाने की कला सिखा दे। ज्ञान माना जो नकारात्मक बातों को सकारात्मक में परिवर्तन करने की शक्ति दे दे। ज्ञान माना जो कड़वेपन को मिटाकर मिठास का रूप देने की शक्ति दे दे, वो गुण दे दे, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान शब्द बोलते ही अंदर कितनी शीतलता आती है। ज्ञान, हम कौन सा ज्ञान सुन रहे हैं? हम कौन सा ज्ञान सुन रहे हैं? वो ज्ञान जो स्वयं ज्ञान के सागर पिता के पास है और संसार में तीनों लोकों में किसी के भी पास नहीं है। हम वो ज्ञान सुन रहे हैं। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, विद्वान, कोई भी है, नेता कोई भी है, लेकिन किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। किसके पास है ये ज्ञान? किसके पास है ये ज्ञान? नशे से बोलिए ना। हाँ, हम बच्चों के पास ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं ईश्वर पिता खुद आकर देते हैं। उसके आने से पहले इस संसार में कहीं भी ज्ञान था ही नहीं। वो सब शास्त्रों की बातें थी, वो ज्ञान नहीं था। अगर वो ज्ञान होता तो आज संसार दुर्गति के मार्ग पर नहीं जाता था। ज्ञान जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दे, गति और सदगति दे दे, उसका नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान हम सब सौभाग्यशाली बच्चे रोज सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं हम? ज्ञान। तो पूछना है अपने आप से, वो ज्ञान जो मानव जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला है, मैं वो ज्ञान अगर सुन रहा हूं और समझ रहा हूं तो क्या मेरे जीवन की सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं? क्या मुझे मेरे जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान यथार्थ रूप से मिल गया है, या अभी भी मेरा मन उलझता है, अभी भी मेरा मन विचलित होता है, अभी भी मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं? ज्ञान मुक्त करने वाला है सब बंधनों से, सब बातों से। क्या मैं मुक्त हो चुका हूं? 89 इयर्स बीत गए हैं ये ज्ञान सुनते हुए। हम जब जब आए बाबा के पास तब से रेगुलर ये ज्ञान सुन रहे हैं। इतना ऊंचा ज्ञान क्यों आपके सामने आज ये विचार चल रहे हैं? ये तो बाबा जाने, बाबा आपको जो देना चाहते हैं। बाबा ने हमको ये ज्ञान पढ़ाई की रीति से दिया। बाबा ने ज्ञान कैसे दिया? पढ़ाई की रीति से दिया। पढ़ा रहा है वो हमको। पढ़ाई में क्या होता है? सब्जेक्ट। दुनिया के अंदर मुझे अगर डॉक्टर बनना है
तो मेडिकल साइंस में एडमिशन लूंगा। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो बीटेक एमटेक करूंगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा, सिलेबस उसी सब्जेक्ट से लिंक रखता हुआ होगा और प्रश्न अर्थात एग्जाम भी उसी से लिंक रखते हुए आएंगे। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी है, सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, सिलेबस होता है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन की इस पढ़ाई में बाबा का ओवरऑल सिलेबस एक ही है। ओवरऑल सिलेबस क्या है? मैं कौन हूं? यूनिवर्सल लेवल पर ओवरऑल भगवान की इस पढ़ाई का सिलेबस क्या है? मैं कौन हूं? बोलिए। हाँ, मैं आत्मा हूं। मालूम है आप सबको? आप सबको मालूम है आप आत्मा है? आप सबको मालूम है आप आत्मा बैठे हैं यहाँ? आप सब सारा दिन में जिससे भी मिलते हैं, क्या ये महसूस करते हैं मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूं? अगर नहीं महसूस किया तो मैंने आत्मा सुना, समझा नहीं। मुझे मालूम है मैं आत्मा हूं और मैं परम धाम से यहाँ पार्ट प्ले करने आया हूं। क्या करने आया हूं? मैं माँ का पार्ट प्ले करने आया हूं, माँ बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ स्त्री पुरुष का पार्ट प्ले करने आया हूं, भाई का, पति का, पत्नी का पार्ट प्ले करने आया हूं। मैं पति पत्नी भाई बंधु बेटा बनने नहीं आया हूं। तो क्या आप सब यहाँ पार्ट बजा रहे हैं या कुछ बने हुए हैं? सच्ची सच्ची बोलना, दिल तोड़ने वाली बात नहीं करना, सच्ची सच्ची बोलना है। माँ है या पार्ट है? सच में जब बच्चे को कुछ होता है, जब घर में कोई बात ऐसी वैसी हो जाती है तो टेंशन होती है, चिंता होती है, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा डायलॉग कड़वा निकलता है, थोड़ी मिठास में कमी आती है। ये किसको आई? ये आपका पार्ट है या आप कुछ बन गए थे तब निकला? कुछ बन गए थे ना, पिता बन गए, पति बन गए, भाई बन गए, बॉस बन गए, बिजनेसमैन बन गए, तो ये सब कुछ निकलना शुरू हो गया। ये इसको पार्ट के अंदर इंक्लूड किया है ना। मैं आत्मा परम धाम से पार्ट बजाने आया हूं, अपनी स्थिति में रहते हुए पार्ट बजाने आया हूं। मैं रंग मंच का स्वरूप बनकर के पार्ट बजाने नहीं आया हूं। तो इस बात को समझते हुए अंतिम समय में ये जो अंत आ चुका है, अभी आत्मा का लेसन नहीं लेना है, अभी आत्मा की प्रत्यक्षता करनी है, अपने स्वरूप से करनी है, अपनी दृष्टि से करनी है, अपने बोल से करनी है, अपनी चलन से, व्यवहार से करनी है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात मेरे सुख को समाप्त प्रभावित नहीं कर सकती है, तब मैं आत्मा हूं। तो ऐसे बाबा हमको इस ज्ञान को पढ़ाई की रीति से पढ़ा रहे हैं। ये वो ज्ञान जिसकी हर बात अकाट्य है। संसार में कोई बड़े से बड़ा विद्वान भगवान के ज्ञान की एक भी बात काट नहीं सकता है। ये वो ज्ञान है। नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, नशा चढ़ता है।
उस ज्ञान का स्वरूप हूं मैं, जो स्वयं भगवान धरती पर आकर दे रहे हैं। तो मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए? मेरे हर कर्म में अगर ज्ञान है तो हर कर्म कैसा होना चाहिए? जी जी, श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, श्रेष्ठ, मेरा हर कर्म कैसा होना चाहिए? ठीक बोला, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। कर्म योगी की स्थिति होनी चाहिए। तो अब इस पढ़ाई में परीक्षाएं तो हैं, परीक्षाएं तो हम सब दे रहे हैं। हम सबकी पढ़ाई एक ही है, लेकिन हम सबका सब्जेक्ट अलग अलग है। हम सबकी पढ़ाई एक ही है, एक ही मुरली, हम सबको पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, परंतु हम सबका सब्जेक्ट अलग अलग है। जिस आत्मा का जो संस्कार कमजोर है, वही उसका सब्जेक्ट है। किसी के अंदर काम विकार का संस्कार प्रबल है, अर्थात वो कमजोरी है उसकी, तो वो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा परीक्षा किस सब्जेक्ट की देगा? उसके सामने माया किस रूप से ज्यादा आएगी? उसके ज्यादातर प्रश्न, उसका परीक्षा पत्र किस सब्जेक्ट को लिए हुए होगा? वो सब बातों को क्रॉस कर लेता है, लेकिन जब काम विकार की बात आती है तो वहां वो कमजोर पड़ जाता है, अर्थात उसका उत्तर सही नहीं दे पाता है। उसका वो सब्जेक्ट है। किसी का सब्जेक्ट है हम में से क्रोध का, उसका क्रोध का संस्कार बहुत डोमिनेटिंग है ना, बहुत ज्यादा है उसके ऊपर। तो उसके सामने जो भी परीक्षा आएगी, कौन से सब्जेक्ट को लेकर आएगी? कौन से सब्जेक्ट को लेकर आएगी? क्रोध को लेकर। उसी सब्जेक्ट में उसको क्रॉस करना है, आगे बढ़ना है और उसके सही उत्तर देने हैं, और वो उसी सब्जेक्ट में फेल्योर होता रहता है। किसी का मोह का सब्जेक्ट, तो वो मोह की परीक्षा देता रहेगा। तो हम सबके सब्जेक्ट अपने अपने हैं, और जिसका जो सब्जेक्ट है, कमजोर संस्कार है, तो ब्राह्मण जीवन की इस पढ़ाई में सब कुछ पढ़ते हुए उसके लिए परीक्षा का साधन वो संस्कार, वो सब्जेक्ट बनता है। उस सब्जेक्ट को, उस संस्कार को हमें शुरू से लेकर के पढ़ाई पढ़ते हुए रिसर्च करना था। कहाँ ये संस्कार की कमजोरी है, क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, विन कैसे करूं। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उस संस्कार को एक साइड रखा। मैंने कहा ये एक ही तो खराब है ना, इसको मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी, पहले बाकी की तरफ चलते हैं। और बाकी की तरफ चलते चलते 5, 10, 15, 20, 50 साल बीत गए, लेकिन जो असली परिवर्तन करना चाहिए था, वो संस्कार अभी तक मेरे पास रखा हुआ, यस, रखा हुआ, यस है। और आज 50 साल बाद भी मेरी परीक्षा का साधन मेरा ही वो संस्कार बना हुआ है। मैं कहता हूं बाबा 50 साल हो गए मुझे, अभी तक मेरा ये संस्कार ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन क्या मैंने खुद उस संस्कार को ठीक रखने के लिए समय प्रॉपर दिया? क्या ज्ञान को यूज किया उस संस्कार के लिए? योग को प्रयोग किया उस संस्कार के लिए? वही मेरी परीक्षा। और आज हम सब बच्चों ने, हम सब भाई बहनों ने ये पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़ी है,
उसकी प्रत्यक्षता का समय प्रारंभ हो चुका है और अब हम अपनी अपनी स्थितियों से अपनी अपनी प्रत्यक्षता करने में लगे हुए हैं। अभी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं हम भले कुछ भी सोचें, समय बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी प्रत्यक्षता हो रही है। जिसका जो संस्कार कमजोर है, उस संस्कार से संबंधित उसके सामने वर्तमान समय प्रश्न आ रहा है, क्योंकि प्रारब्ध फिक्स हो रही है, रिजल्ट फिक्स हो रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते 50 साल के बाद भी इसमें आज तक ये कमजोरी है, आज 20 साल के बाद भी ये व्यक्ति ऐसा है, सुधरा नहीं, बदला नहीं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल डाला गया। सब माताएं समझ रहे हैं ना? थोड़ा मुस्कुराएंगे, मुस्कुराइए थोड़ा। अच्छा, आप सब जिंदा होके बैठे हैं ना, मुर्दे तो नहीं? सब मुस्कुरा रहे हैं, पीछे वाले भी, क्योंकि यहां से पूरी तरह कैच नहीं कर पा रहा हूं मैं। सब मुस्कुराइए अच्छी तरह से, प्यार से। कविता दीदी देख रही हैं हमको, मेरे भाई बहनें खुश हैं या नहीं? रेस्पॉन्ड करते रहिए, ठीक है? अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल डाला गया और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 45 मिनट्स लगते हैं, प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाता है 45 मिनट्स के बाद। अब हमने जो रॉ मटेरियल डाला यूनिट के अंदर, अब वहां से एक माल, एक प्रोडक्ट तैयार होता 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 ये निकल गया। अब जब मैंने उस प्रोडक्ट को उठा के देखा तो उस बर्तन के अंदर एक डेंट रह गया। क्या रह गया? डेंट। उसको क्या नाम दे दिया गया? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। क्या दे दिया गया? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब है अब ये कभी ठीक होने वाला, ये जितना ठीक होना था ये उतना ही ठीक होकर निकला है अंदर से। ठीक है, उदाहरण समझ में आया? अच्छा, अब वो बर्तन मेरे हाथ में है, मान लो वो एक पतीला है या गिलास है या कुछ भी है। अब वो चीज मेरे हाथ में है, वो चीज जब भी मेरे हाथ में आएगी तब क्या होगा? डेंट दिखाई देगा या नहीं? भाई लोग बताएं, जब भी वो बर्तन मेरे हाथ में आएगा उसका डेंट दिखाई देगा या नहीं? दिखाई देगा या नहीं? पीछे वाले क्या बात है, सो तो नहीं रहे? आप अपना स्प्रिंग हिलाते रहिए, स्प्रिंग ऐसे और ऐसे ऐसे, तो वो डेंट दिखाई दे रहा है। और जब भी मैं वो डेंट देखता हूँ, कहता हूँ अरे ये डेंट अगर ना होता तो कितना अच्छा था, ये डेंट कैसे ठीक होगा, ये क्यों हुआ, इसी में ही होना था क्या, ये मेरे पास ही बर्तन आना था। अब मैं जब भी वो डेंट देखता हूँ मेरे अंदर यही प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा और जब तक वो चीज मेरे पास रहेगी, वो कैसी रहेगी? वो कैसी रहेगी? डेंट वाली। तो क्या मैं जीवन भर यही काम करता रहूं? वो बर्तन कहता है मैं 100% तैयार हूं, ये मेरा डेंट नहीं है, ये मेरी परफेक्शन है। क्या है? ये मेरी परफेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हम भी शिव बाबा की मशीनरी के अंदर, यूनिट के अंदर प्रोसेस में चले थे जब हम बाबा के पास आए। किसी को 5 महीना भी हुआ होगा, किसी को 5 साल हुए, किसी को 15, किसी को 25, किसी को 50, 55, 60, 70 साल से प्रोसेस में है। और अभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट तैयार
बोलिए, आप भी बोलिए, सारा समय हम ही थोड़ी ना बोलेंगे। प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं। क्या सुना? प्रोडक्ट तैयार हो चुके, प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब हम प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो 100% परफेक्ट है। एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी परफेक्शन 75% है, तो उसकी 75% को ही 100% माना जाएगा। एक प्रोडक्ट है जो 50% कवर हो पाया, तैयार हो पाया, तो 50% ही उसका 100% है। और एक है जिसका 10% है, 15% है, उसका 10 और 15% ही कितना है? 100%। सारे प्रोडक्ट अपनी अपनी परफेक्शन को लेकर के यूनिट से बाहर निकल चुके हैं। कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट कहां पर है? प्रोडक्ट कहां पर है? बोलिए साहब, प्रोडक्ट कहां है? ऐसे करिए ना इशारा, एक व्यक्ति के करने से नहीं, सभी करिए ना। प्रोडक्ट तो सब है ना, प्रोडक्ट बैठे हैं ना सारे। इसी में 100% परफेक्शन वाले भी हैं, 75% परफेक्शन वाले भी, 50 और 10% वाले भी बैठे हैं। 10% वाले प्रोडक्ट से मैं जब भी मिलता हूं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। कभी कड़वा बोलेगा, कभी कुछ चलन ऐसी चलेगा, कभी कोई मर्यादा भंग करेगा, कभी कुछ करेगा। तो मैं कहता हूं, अरे तुम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? वो कहते मैं तो सुधर गया हूं पूरा, मैं तो पूरा सुधर चुका हूं। कहते कहां सुधरे हो? अभी तक कितनी गलतियां करते हो, कितनों की अवस्थाएं खराब करते हो, क्या क्या बोलते हो। कहते यही तो मेरी परफेक्शन है, आप समझ नहीं रहे मुझे, यही मेरी परफेक्शन है। मैं 10% वाला 100% हूं। और उस व्यक्ति से, उस प्रोडक्ट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आखिर ये सुधरेगा। वो कहता है मैं सुधर चुका, आप अपने आप को सुधार लो, नहीं तो आप भी मेरे जैसे, नहीं तो आप भी मेरी लाइन में 10% वालों में आ जाओगे। क्या करना है? सुधारूं किसी को? हाँ जी, किसी को सुधारूं? किसी को सुधारूं? बिगड़ा रहने दूं? अच्छा, ये भी नहीं करूं, वो भी नहीं करूं, तो क्या करूं? जी, खुद को करना है। और हम क्या कर रहे हैं इस घड़ी, जबकि प्रोडक्ट पूरे तैयार हो चुके हैं, अब सभी के अंदर प्रारब्ध दिखाई दे रही है। सभी के अंदर क्या दिखाई दे रही है? प्रारब्ध दिखाई दे रही है। तो मुझे अब सबके अंदर प्रारब्ध देखनी है, पुरुषार्थ की कामना नहीं करनी है। पुरुषार्थ का मतलब है उसके परिवर्तन की कामना मुझे नहीं करनी, मुझे अपने को रिफाइननेस देनी है। अभी तक हम इसी में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। सारा समय जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया जिनके अंदर, हम सारा दिन किनकी चर्चा कर रहे हैं? हम सारा दिन किनकी चर्चा कर रहे हैं जी? 100% परफेक्शन वाले की, या 50%, 25%, 10% वाले की चर्चा कर रहे हैं जी? तो जब हम 10, 15, 20% वाले की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं भी कौन सी लाइन में हूं?
मैं भी कौन सी लाइन में हूं? तो आप सबको भी छुट्टी है, आप जितनी चर्चा चाहें करना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे राजा बनने की मार्जिन ज्यादा बढ़ जाएगी। समझे इस बात को? जो कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन मुझे क्या करना है? उसी लाइन में जाना है क्या? तो आज से सबसे पहला काम कौन सा बंद करना है श्रद्धांजलि देने के लिए? आज कविता दीदी को श्रद्धांजलि वो देवे, बोल दूं? बोल दें जी? जो दूसरों, वहां से आवाज आई, जो दूसरों की चर्चा ना करे, आज वो श्रद्धा सुमन अर्पित करे। अगर किसी को चर्चा करनी है तो वो कहां रहे? वो जहां है वहीं सेट रहे। तो ये मंजूर है? मंजूर है? हाँ जी और ना जी? भाई श्रद्धांजलि दिवस है ना आज, तो वो हमें बगीचे से तोड़ के फूल नहीं चढ़ाने, वो तो चढ़ाइए जितने मर्जी। असली फूल चाहिए दीदी को। कौन से फूल चाहिए? असली फूल देने के लिए तैयार हैं सब? बहनें तैयार हैं? हमारी बहनें बोले पहले, लीडर सब तैयार हैं? वो श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए जो करना है असली में, उसके लिए तैयार हैं? भाई तैयार हैं? माताएं तैयार हैं? ये वही वाला हाथ तो नहीं है? ये वही वाला हाथ तो नहीं है जो बाप दादा के सामने भी खड़े करते हैं खुश करने के लिए? बाबा कहते हैं ना, हाथ तो बहुत अच्छा खड़ा करते हैं, बाप दादा को खुश करना आता है इनको। अभी वही वाला हाथ तो नहीं खड़ा किया? अच्छा अभी देखते हैं, कैमरामैन इधर आओ, कैमरामैन इधर आओ, कहाँ गया वो? हाँ आइए आइए आप आओ। अच्छा अभी सच्चे वाला हाथ खड़ा करो, सच्चे वाला। अच्छा पहले यहाँ हाथ रखो, यहाँ पे, यहाँ ऐसे हाथ रखो। यहाँ कौन है? मेरे यहाँ तो दिल है, आपके यहाँ बाबा है। यहाँ क्या है? दिल है ना? तो दिल माना दिल साफ करते हुए, दिल सच्चा रखते हुए अब हाथ खड़ा करो। यस यस यस। फोटो लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट। अगर आज हम सब व्यर्थ संकल्प से अपने आप को मुक्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो अगरतला में सतयुग आ गया या नहीं? आ गया या नहीं? आ गया या नहीं? फिर गले मिला जाए। सतयुग में क्या होता है? मिलन ही मिलन है। तो फिर तो गले मिला जाए ना। लेकिन गले उसके मिला जाए जिसको ओम शांति जरा कहने में दिक्कत आती है। तो हम सब इतनी ऊंची ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें उसके महत्व को समझते हुए, समय की नाजुकता को देखते हुए अब इन सब बातों से मुक्त करना है, क्योंकि हम वो ज्ञान सुन रहे हैं जो मुक्ति देने वाला है। और अगर हमने पहले मुक्ति प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्ति तो मिल नहीं सकती। तो आज वो डायनेस्टी, वो राजधानी, वो प्रारब्ध सबकी दिखाई दे रही है। इसलिए इस घड़ी के बाद हमें किसी में भी कोई गलती देखनी ही नहीं है, क्योंकि अब प्रारब्ध फिक्स हो चुकी है। तो कोई भी यहाँ गलत नहीं है, कोई भी यहाँ गलत। सब अपनी अपनी प्रारब्ध में, अपनी अपनी परफेक्शन की परसेंटेज में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आप लोग मेरे भाव को समझ रहे हैं ना? भाषा में अंतर तो नहीं है? मेरा भाव समझे हैं सबके? नहीं
अवस्था को एक रस बनाना, साक्षी दृष्टा बनाना, उसके लिए अब हमें हर एक आत्मा के भीतर उसकी प्रारब्ध को देखना है, उसके कमजोर संस्कार को नहीं, क्योंकि उसका कमजोर संस्कार उसकी प्रारब्ध फिक्स कर चुका है। वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट है। अब जब तक संगम युग है, मान लो जो दास दासी बनने वाला है, उस प्रोडक्ट में क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के डेंट रह गया, कड़वा बोलने का डेंट रह गया। कौन सा डेंट रह गया? वो कभी भी प्यार से बात नहीं करता, वो हमेशा सबसे कैसा बोलता है? कड़वा बोलता है। और ये जो कड़वा बोलना है ना, ये क्या है? उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब जब तक संगम युग पे मैं जीवित हूं और जब तक वो जीवित है, उसके अंदर वो कमजोर संस्कार का डिफेक्ट दिखाई देगा या नहीं? देगा या नहीं? और वो कौन सा प्रोडक्ट है? तैयार प्रोडक्ट है। तो मैं कब तक उसको देख देख कर अपने मन को विचलित करता रहूंगा और अपना पद, अपनी प्रारब्ध खराब करता रहूंगा? टेन ड्रॉप साइलेंस। प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है हमारा। हमने अपना ब्राह्मण जीवन सफल किया या क्या किया? अगर व्यर्थ संकल्पों में, नकारात्मक संकल्पों में, अगर औरों को देखने में, अगर औरों का चिंतन करने में ज्यादा समय बिताया है, तो मैंने ब्राह्मण जीवन व्यर्थ किया है। समाधान तो आप कर चुके हैं ना। आपने अभी भी कहा ना, औरों के बारे में सोचना ही नहीं, औरों के बारे में चिंतन करना ही नहीं, औरों के कर्मों का दर्शन करना ही नहीं, अपने कर्मों का दर्शन। हम यहाँ आए भी किसके लिए थे? अपने लिए या औरों के लिए? किसके लिए आए थे? अपने लिए आए थे सभी। पीछे वाले शायद औरों के लिए आए थे। आप ही अपने लिए आए थे। पीछे वाले भाई अपने लिए आए थे। गर्दन नहीं हिल रही किसी की। आप लोग अपने लिए आए थे या नहीं? नहीं, ऐसे नहीं, गर्दन हिलाओ सारे। इतनी देर हो गई, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। माताएं सब आई थी अपने लिए, सब अपने लिए आए थे। आप सच बोल रहे हैं? आप सब अपने लिए आए थे? अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है इसका मतलब। अच्छा, अगर आप अपने लिए आए थे तो ब्राह्मण जीवन की इस यात्रा में आपने सिर्फ अपने कर्मों का दर्शन किया या औरों के कर्म ज्यादा देखे? क्या हुआ? नहीं नहीं, ये उत्तर तो अच्छे वाला नहीं है। हाँ जी, मेरी स्थिति, हमारी अपनी अपनी स्थिति हमें आज दर्शन करा रही है कि मैं जिस कार्य के लिए बाबा के पास आया था, मैं वो ना करके मैं कुछ और करता रहा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लेकिन अभी हमें अपनी स्थिति क्या रखनी है? ये ज्ञान तो बड़े आनंद का है, ये ज्ञान तो अतीन्द्रिय सुख का है, ये ज्ञान तो मिरवा मौत मलू का शिकार का है। और ये वो समय आ चुका है जब हमें हर सेकंड अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या? बाहरी वातावरण का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई समस्या
मेरे सुख को डिस्टर्ब नहीं करे, उसका नाम है अति इंद्रिय सुख, जो आंतरिक इंद्रियों का सुख है, बाहरी इंद्रियों का नहीं। और आंतरिक इंद्रियां माना मन बुद्धि संस्कार, वो अविनाशी हैं, बाहरी इंद्रियां विनाशी हैं। तो अतीन्द्रिय सुख माना वो सुख जो आत्मिक सुख है। क्या आज हम उस सुख की अवस्था में एक रस हैं या कुछ और है? आज चेकिंग चल रही है। आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूं, नहीं, मेरी उंगली इधर है। ये सारे प्रश्न किसके लिए हैं? मेरे लिए। अपने लिए आपको प्रश्न करने हैं। क्या आज मेरी स्थिति एक रस अवस्था वाली है, अतीन्द्रिय सुख के रस वाली है, निष्प्रभावित स्थिति क्या बनी मेरी? इतने और वो सब मेरी स्थिति बनी है, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा मुझे जब तक मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड परीक्षा नहीं दूंगा। मेरे मन को विचलित करने वाली घटनाएं होनी चाहिए या नहीं? मन को विचलित करने वाली घटनाएं होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए या नहीं? आप समझे नहीं माताएं? होनी चाहिए या नहीं? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो परीक्षाएं नहीं आएंगी मैं कैसे महसूस करूं कि मैं कितना योग्य बन पाया हूं। तो परीक्षाएं तो देनी जरूरी है ना। परीक्षा माना अपॉर्चुनिटी, परीक्षा माना प्रोग्रेस, परीक्षा माना बैरियर नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं, रुकावट नहीं। इसलिए परसों जब क्लास कराया था तो सबको यही बताया था कि ओपोजिशन और पोजीशन दो शब्द बने हुए हैं ना, एक शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द का महत्व बता रहा है। ओपोजिशन क्या कह रही है कि पोजीशन भी होती है कुछ। पोजीशन क्या कहती है कि ओपोजिशन में भी कोई होता है, तब सेट रहना पड़ता है। तो दो चीजें तो होनी चाहिए ना। तो पढ़ाई है तो परीक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए एग्जाम्पल दिया था कि बाबा कहते हैं बच्चे ये हार जीत का खेल है। हार जीत का मतलब क्या? दो टीम है, दो पक्ष रहेंगे, दो टीम रहेंगी खेलने के लिए, ठीक है ना। वो दोनों टीमें जब खेलने के लिए मैदान में आती हैं तो उनके लिए कुछ कायदे नियम होते हैं या नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को ताकि सभी सुन लें। खेल के कुछ कायदे नियम होते हैं या नहीं? और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको उस कायदे नियम के बीच में रह करके खेलना होता है या नहीं? होता है या नहीं? आप थोड़ा तेज बोलेंगे खुशी से, मुझे खुशी मिलेगी। आप मुझे खुशी दीजिए ना। होता है कि नहीं? होता है। अच्छा, खेल खेलते हुए कोई भी खिलाड़ी अगर कोई गलती करता है तो उस गलती के लिए डिसीजन लेने की जो पावर है वो एम्पायर के हाथ में, रेफरी के हाथ में होती है, खिलाड़ी के? अच्छा, ये मालूम है आप सबको? अच्छा अच्छा। लेकिन ब्राह्मण जीवन के इस खेल में जब भी किसी ने गलती की है, निर्णय किसने लिया है? एम्पायर के ऊपर छोड़ा या खुद ही सोच लिया इसको तो मैं ठीक करके, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब 10 लोगों के आगे जब तक उसकी ग्लानि नहीं कर दूंगा मुझे चैन पड़ने वाला नहीं है। लोगों को मालूम पड़े कि ये व्यक्ति क्या है। ये अधिकार था मुझे? ये खेल का नियम था? नहीं।
और जब मैं ऐसी ऐसी गलतियां कर रहा हूं और प्लेयर्स की गलतियां देख रहा हूं, तो अंपायर किसकी गलतियां देख रहे हैं? वो मेरी गलतियां देख रहा है, वो मुझे नोट कर रहा है। और वो जो मुझे नोट कर रहे हैं वो मुझे रिजल्ट कब देगा? आखिरी में। कहना आ जाओ, मैं सोच रहा हूं मैं तो राजा बनने वाला हूं, मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैंने ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया। और जब रिजल्ट आउट हुआ तो एम्पायर के पास में मेरी सारी डिसीजन उसने जो ली, देखा वहां भी गलती, वहां भी गलती, वहां क्या गलती की? मैं तो इतना अच्छा खेला था। कहा तुम खेले तो बहुत अच्छा थे, लेकिन तुम सारा समय औरों के ऊपर अटेंशन दे रहे थे, औरों को देख रहे थे, औरों की गलतियां निकाल रहे थे, इसलिए तुम अब राजा की बजाय दास दासी बन गए। क्लैपिंग कर रहा है दीपक भाई, सब बजा दो। तो रिजल्ट से पहले रिफाइन हो जाना है। रिजल्ट निकलेगा, और जब रिजल्ट निकलेगा तो मुझे पता लगेगा गलती तो किसी की भी नहीं थी, सारी गलती। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा? ये बहुत गुप्त खेल है। कर्मों की गति से हम में से कोई भी बचने वाला नहीं है। और रहस्य सुनिए, जिस घड़ी गलती किसी और ने की, गलती किसने की? किसी और ने की। उसकी गलती मैं 10 लोगों के आगे वर्णन कर रहा हूं, ठीक है? ये कर्म श्रेष्ठ कर्म है या विकर्म है? क्या है? अच्छा, जब मैं उसकी ग्लानि कर रहा हूं तो मुझे ये एहसास है कि ये विकर्म है। होता है जब हम किसी के सामने किसी की बात कर रहे होते हैं तो ये एहसास रहता है अंदर कि ये मेरा विकर्म बन रहा है। अगर ये एहसास होता तो करते ही क्यों? हमने ऐसी वाली मिस्टेक बहुत की है ना। खुशी से गर्दन हिलाओ ना, की है ना ऐसी वाली मिस्टेक? हाँ, बड़े मजे से। हाँ, अब नुकसान कितना है वो सुनिए। जिस समय मेरा कोई रोल ही नहीं था, रोल सारा एम्पायर का था, और मैंने खिलाड़ी होते हुए अपने को क्या बना लिया? एम्पायर। अरे इससे बच के रहना, बहुत खराब है ये। अरे ये ऐसा है, देखो ये क्या करता है, अरे वो करता है ऐसा, सारा समय औरों के बारे में ग्लानि। अच्छा, किसी ने कोई मर्यादा भंग की, किसी ने कोई अवज्ञा की, किसका नुकसान किया? खुद का किया या आपका किया? खुद का किया या आपका किया? अच्छा, उसने खुद का नुकसान किया ना, तो आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? अपना नुकसान फायदा करने का अधिकार इस रंगमंच पर सभी कलाकारों को है या नहीं? है या नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा है अर्जुन, इस युद्ध में, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में हर योद्धा को अपना स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उसकी सेना में से एक उधर चला गया था। सब महारथी वहां खड़े थे। कहां खड़े थे? दुर्योधन के साथ। इसलिए बदनामी झेलनी पड़ी, इसलिए सजाएं खानी पड़ी उनको। केवल दुर्योधन के साथ खड़े होने का दंड मिला था, क्योंकि दुर्योधन की कोई ताकत नहीं थी। वो विषय और है, बाद में कभी चर्चा होगी। लेकिन अभी जिस घड़ी किसी और की गलती को मैं 10 लोगों के आगे वर्णन करता हूं, उस घड़ी एक आश्चर्यजनक घटना घट जाती है। वो ये ड्रामा, क्योंकि हम सब जानते हैं
मानव जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? जैसा कर्म वैसा फल। अब मैं कर्म कर रहा हूं, मैं क्या कर्म कर रहा हूं? गलती उसने की, अवज्ञा उसने की, और मैं उसकी गलती को अपनी गलती बना रहा हूं, उसके विकर्म को अपना विकर्म बना रहा हूं। कैसे? उसके विकर्म की चर्चा 10 लोगों से कर रहा हूं। अब ये क्या हुआ? जैसा कर्म। अब फल देने के लिए ड्रामा मेरे लिए एक घटना रचेगा जहां मुझसे भी कोई अवज्ञा होगी, जहां मुझे भी कोई व्यक्ति 10 लोगों के सामने बदनाम। जैसा कर्म, बोलिए, वैसा फल। जिसका कर्म उसका फल, जितना कर्म उतना फल। 10 लोगों के आगे बदनाम किया है, वो 11वें व्यक्ति के पास नहीं जाएगा जब फल मिलने का आएगा। वो भी 10 लोगों के आगे ही आपको बदनाम करेगा। जिस घड़ी मैंने ये नकारात्मक कर्म करने के लिए पांव आगे बढ़ाया, ड्रामा ने मेरे लिए एक घटना चक्र बनाना शुरू कर दिया। अब तुम भी तैयार? तो हम सब भी तैयार रहें। जो जो कुछ हमने गलतियां की हैं, अब उनका भुगतान करने का समय आ चुका है। क्योंकि एम्पायर और रेफरी वो होता है जो गेम से अलग होता है, और हमने सब काम खुद करने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा लॉ, डायमंड लॉ, इस ब्राह्मण जीवन की इस पढ़ाई में सफल होने के लिए क्या था? बच्चे, यहां नंबर 1 बनने आए हो या नंबर वार? नंबर 1 बनने के लिए फॉर्मूला था। नंबर 1 के अलावा अभी फोटो छिपा हुआ है, अभी इसमें बाबा दिखाई देगा। नंबर 1 के लिए मुझे हमेशा, जब तक मैं ब्राह्मण जीवन में हूं, किसकी ओर देखना है? जो नंबर 1 सोल है। मुझे किसको फॉलो करना है? जो नंबर 1 सोल है। उससे मैं क्या बन जाऊंगा? नंबर 1। आज मेरी स्थिति क्या है? नंबर वार। तो इसका मतलब मैंने नंबर 1 को कम देखा और नंबर वार को ज्यादा देखा। अब क्या करें? अब तो रिजल्ट घोषित होने जा रहा है, प्रारब्ध नजर आ रही है, इसलिए हर सेकंड अपने आप को बचाना है। किसी भी ब्राह्मण आत्मा के अंदर कोई गलती नहीं देखनी है, प्रारब्ध देखनी है। क्या समझे भाई बहने? अगर कोई ब्राह्मण चिल्लाता हुआ दिखाई दे, अगर कोई ब्राह्मण बाहर बाजार में कुछ खाता हुआ दिखाई दे, अगर कोई ब्राह्मण किसी को ठगी करता हुआ दिखाई दे, तो ये नहीं सोचना या ये किसी के सामने वर्णन नहीं करना, देखो वो अभी तक ऐसा कर रहा है। जैसे ही मैंने कहा देखो वो अभी तक ऐसा कर रहा है, तो अब क्या होगा? अब मुझसे भी गलती होने की मार्जिन ड्रामा बनाएगा। तो मुझे क्या देखना है? ये इसकी प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध वाले को मर्यादा भंग करना, नियम तोड़ना, कड़वा बोलना अलाउ है। क्या है? अलाउ है। लेकिन 100% परफेक्शन, महाराजा महारानी, राजा रानी, रॉयल फैमिली वालों को ये अवज्ञा करना, ये नियम तोड़ना, ये मर्यादा तोड़ना अलाउ नहीं है। आपको क्या बनना है? क्या बनना है? आप लोग इतने मरवा क्यों बोल रहे हैं? मेरी सारी एनर्जी लूज हो गई। आप लोगों को क्या बनना है? ये यहाँ आवाज क्यों घुट रही है? अच्छे से बोलिए ना, क्या बनना है?
वो पीछे वाले तो साइलेंस जोन में बैठे हैं। मेरे भाई बहने, मीठे मीठे भाई, बोलिए ना कुछ। क्या बनना है आपको? नहीं, मजा नहीं आया? फिर बोलिए। अरे महाराजा ना बोलिए, राजा ना बोलिए, कोई बात नहीं, रॉयल फैमिली बोलिए। क्या बोलिए? रॉयल फैमिली में आ सकते हैं या नहीं? इक्वलेंट टू राजा रानी, जो ऑनर उनका होगा वही रॉयल फैमिली का होगा। तो बन सकते हैं या नहीं रॉयल फैमिली? कौन कौन बनेंगे रॉयल फैमिली? इतने सारे। हाथ खड़ा करो करो करो। इतनी जल्दी क्यों थक गए? अगेन फोटो। ये रॉयल फैमिली वालों की फोटो है, वो किसी और सब्जेक्ट वालों की फोटो थी। जल्दी से खींचो, कहां गए? आइए आइए, हाथ खड़ा कीजिए। रॉयल फैमिली के मेंबर्स की सिलेक्शन हो रही है। बहन, मेरा भी फोटो खींच लेना, मैं भी हूं। रॉयल फैमिली वालों की सिलेक्शन। ये सब कौन है? हाथ ऊपर ही रखना है, 50% वाला नहीं, 100% वाला कीजिए। 100% वाला। यस, खींचो भाइयों का, लो अच्छी तरह से। यस यस, लो किनारे वालों का भी लो, खड़े हुए वालों का भी लो, पिलर के पीछे वालों का भी लो, टीचर दीदियों का भी लो। हाँ, यस। आपने किस पद के लिए हाथ खड़ा किया है? हाँ, ताली बजा दो। यहाँ सारे कौन बैठे हैं? यहाँ सारे कौन बैठे हैं? हाँ। रॉयल फैमिली वालों के शब्द कैसे होते हैं? रॉयल फैमिली वालों का व्यवहार कैसा होता है? रॉयल फैमिली वालों की चलन चरित्र ये सब कैसा होता है? उसकी दृष्टि कैसी होती है? बस अब सारा समय ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कौन हूं? यस। और अगर मेरी दृष्टि कहीं गई, ये अभी तक सुधरा नहीं, मैं कहां आ जाऊंगा खिसक के? रॉयल फैमिली वालों का दास बनने वाली लाइन में। इसलिए देखना है, किसी की कमी कमजोरी देखनी है। नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, मेरे लिए चांस बढ़ेगा। देखिए गलतियां, देखिए अवगुण, देखिए सबके अंदर बहुत बुराइयां हैं, एक से एक बढ़कर है यहाँ। देखो देखो, सब पत्नी क्या क्या करते रहते हैं सारा दिन। देखो देखो, सबकी अच्छी तरह से देखो, बाजार गर्म है बुराइयां देखने का। माल बहुत अच्छा बिक रहा है आजकल, बुराइयों का, अवगुणों का, कमी कमजोरियों का, खराब संस्कारों का माल बहुत बिक रहा है। लीजिए लीजिए, एक के साथ एक फ्री। नहीं, सारा ही फ्री है, सारा ही फ्री बिक रहा है। हाँ, नहीं चाहिए। पीछे वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे सम्माननीय, मेरे मीठे भाई बहनों, आज सच में सच्चे श्रद्धा सुमन हमारी दीदी को पहुंचेंगे, लेकिन ठगी नहीं करना। देखो, आप उस धरती पे बैठे हो जो एक योगी और तपस्वी आत्मा की धरती रही है। ये उस आत्मा की धरती है, उसने बहुत तपस्या की है यहाँ, और हमारी सहयोगी सभी बहनों ने तपस्या की है, हमारे भाइयों ने तपस्या की है। तो ऐसी महान, ऐसी शक्तिशाली धरती पर बैठकर कोई ठगी वाला संकल्प नहीं करना है। आज ऐसा शक्तिशाली रूप धारण करके जाना है, जो ये व्यर्थ क्या होता है, ये नकारात्मक क्या होता है, ये कमी कमजोरी देखना किसको कहते हैं, ये सब हमारे जीवन से अविद्या हो जाए। क्या हो जाए? अविद्या। मुझे नहीं मालूम अवगुण क्या होता है,
मुझे नहीं मालूम कि गलती करना किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। ऐसा सुंदर रूप अपना बनाते हुए अपने श्रेष्ठ चरित्र की आइए प्रत्यक्षता करनी है। ठीक है, अब हम सबको अपने सत्युगी स्वरूप की प्रत्यक्षा करनी है। जब भी एक दूसरे को देखें सतयुगी स्वरूप से देखें, साधारण ना देखें, उस महानता से देखें जो ये एक एक आत्मा है वास्तविकता में। ये कोई साधारण मनुष्यों की सभा नहीं है, ये होवनहार देवी देवताओं की सभा है, ये फरिश्तों की सभा है, ये महान आत्माओं की सभा है, ये ईश्वरी संतान की सभा है, ये प्रभु प्रिय आत्माओं की सभा है, ये साधारण की सभा नहीं है। एक एक आत्मा सतयुग की एक एक ईंट है। एक भी ईंट कम हुई तो सतयुग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। सतयुग में अगर चंडाल ना हो तो काम चलेगा? सतयुग में चंडाल ना हो तो काम चलेगा? हाँ, नहीं। तो यहां कोई चंडाल बनने के लिए तैयार है? अच्छा, यहीं तैयार नहीं है या इंटरनेशनल लेवल पर ब्राह्मण फैमिली में कोई भी तैयार नहीं है? होगा कोई तैयार? कोई तैयार होगा चंडाल बनने के लिए इच्छा से? हाँ जी या ना? अगर आप बोलेंगे नहीं मैं समझूंगा आप कह रहे हैं हाँ जी। चंडाल बनने के लिए कोई तैयार होगा? नहीं होगा। वो चंडाल वहां पे है या नहीं? वो कहां से आ गए? बनने के लिए तो कोई तैयार नहीं। यानी कि ड्रामा में उन आत्माओं से संगम युग पर ऐसा कोई मर्यादा का भंग होना भी निश्चित होगा या नहीं? होगा या नहीं? तो वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? बताइए, वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? हम में से तो कोई भी उस पद के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। अब ड्रामा अनुसार एक पुरुषार्थी से पवित्रता की मर्यादा भंग हो गई, उसने बाबा का हाथ छोड़ दिया। ठीक है, अब उसका पद फिक्स हो गया। क्या पद फिक्स हुआ? हाँ, चंडाल। अब उसने गलती की क्या, या उसने सत्यु की एक सीट भरी, वो वाली सीट जो कोई भी इच्छा से भरने के लिए तैयार? क्या हुआ? वो सीट कोई भी इच्छा से भरने के लिए तैयार? उसने किसी भी कारण से वो सीट भर दी तो उसने गलती की क्या या सत्युग तैयार किया? क्या किया उसने? तो हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे मालूम है वो इतना पुराना, वो देखो, हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? ड्रामा को कैसे देखना है, बाबा वही तो कला सिखा रहे हैं हमको, साक्षी दृष्टा जिसको कहते हैं। यहां इस ड्रामा में आज तक किसी भी खिलाड़ी ने गलती की नहीं और मैं उनको गलत देखता रहा, जबकि वो गलती नहीं थी, वो उनकी प्रारब्ध फिक्स करने के लिए एक सीन था। और मैंने उसको क्या देखा? मैंने क्या देखा? और मैंने गलती देखी नहीं, फिर उसकी गलती को अपनी गलती बनाया, क्योंकि मेरा भाई है ना, क्योंकि मेरा भाई है ना। अब वो चंडाल वहां अकेला रहेगा, उसकी युगल भी तो होगी वहां, उसके बच्चे भी तो होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? हाँ जी या ना जी बोलिए ना। कविता दीदी सुन रही है, आप आवाज ही नहीं निकालोगे तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा। अब वहां पे उसकी युगल होगी या नहीं? बच्चे होंगे या नहीं?
अच्छा, अब देखो युगल कौन बनेगा? अब गलती तो उसने की, अब मैं उसने जो नियम भंग किया उसकी बात को अच्छी तरह से खोल खोल करके और सबको बता रहा हूं। वो खुश हो रहा है, वो कह रहे मेरी युगल तैयार हो रही है, और युगल तैयार हो गई। अब बच्चे भी चाहिए, वहां दो तो चाहिए, एक लड़की एक लड़का चाहिए। हाँ? अच्छा, वो जो सुनने वाले हैं ना, वो कह रहे अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा, वो ऐसा करते हैं, और वो उस प्रभाव में आके अपना पुरुषार्थ। तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो इतने पुरानों से ऐसी भूल होती तो हम तो, आ जाओ तुम बच्चे बन जाना, आ जाओ तुम भी आ जाओ। अब चंडाल का परिवार तैयार हो गया। ऐसे कितनी फैमिली होगी चंडालों की वहां? तो ऐसा कुछ नहीं करना जो निकृष्ट पद पाने वालों की चर्चा करके और बिना गलती किए मैं उनका फैमिली मेंबर बन जाऊं। लेकिन अभी तो हम ऐसी वाली भूलें बहुत कर चुके हैं ना, कर चुके हैं या नहीं? लेकिन अभी जिंदा तो है ना, तो कुछ योग लगा लेते हैं, ठीक है? तो ये जो बचा हुआ समय है ना अभी, ये अभी बचा हुआ समय बाबा ने किस बात के लिए दिया है? संडे की मुरली याद है? संडे की मुरली याद है? बाबा ने एक मास्टर की दिया हमको। क्या दिया? मास्टर की। वो मास्टर की क्या थी तो हमारे पास, परंतु हम जानते नहीं थे। तो बाबा ने मास्टर की दी कि कोई आपके लिए कैसा भी भाव रखता है या स्वभाव रखता है, लेकिन उसके कैसे भी भाव और स्वभाव को परिवर्तन करने की शक्ति आपकी शुभ भावना में है। ये मास्टर की, कि कैसा भी व्यक्ति हो वो मेरे लिए कैसा सोचे, इसकी चाबी किसके हाथ में है? मैं उसके लिए कैसा और क्या सोचता हूं, मेरे यही वाइब्रेशन उसके पास पहुंचकर मेरे लिए वैसे ही विचार देते हैं। तो मुझे सबके लिए क्या सोचना है? शुभ भावना रखनी है। और शुभ भावना के लिए मैंने बताया था कि 3 शब्द आते हैं। शुभ भावना मतलब ये नहीं कि मैं अंदर से तो उससे नाराज हूं, लेकिन औरों को दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छा पुरुषार्थी हूं, तो मैं वो सामने देखता हूं, लेकिन मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन वो मुस्कुराहट असली है या ठगी वाली है? क्योंकि मेरे अंदर से आत्मिक स्नेह उत्पन्न नहीं हुआ। उसको मेरे से कोई सहयोग चाहिए था, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया मना करने के लिए। उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं है, यानी कि मेरे अंदर उसके प्रति शुभ भावना नहीं है। शुभ भावना माना आत्मिक स्नेह, सहयोग और सत्कार की भावना हर हालात में बनी रहे, हर परिस्थिति में बनी रहे। उस आत्मा के प्रति प्रैक्टिकल है शुभ भावना। तो उसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता की भट्टी करो। और अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए बाबा ने परहेज बताया, एक व्रताधारी बनो, एक मैं और एक बाबा, एक मैं और एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस परहेज के माध्यम से, इस व्रत के माध्यम से अब जो बचा हुआ समय है, ना जाने बचा हुआ समय कितना हो सकता है, इसी सेकंड हम में से कोई आउट हो जाए, हो सकता है या नहीं? कोई यहां तैयारी में तो नहीं बैठकर आया, किसी का कुछ भी निश्चित, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का काल प्रारंभ हो चुका है। जो कुछ भी होगा अचानक होगा। बाबा के शब्द याद करिए, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का जमा का खाता। एवर रेडी बाबा ने कहा इस बात में नहीं मरना कि ये भगवान उठा ले, बहुत तंग हो इस जीवन से। मरने में एवर रेडी नहीं बनना, मर जीवा बनने में एवर रेडी बनना है, तैयारी करने में एवर रेडी बनना है, सब खाते चुकतुक करने में एवर रेडी बनना है, सबको संतुष्ट करने में एवर रेडी बनना है।
और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी है इसलिए। ना किसी से नाराज होना है और ना किसी को नाराज, ना अपने लिए समस्या स्वरूप बनना है, ना औरों के लिए। याद है ये पॉइंट सबको? अप्लाई किया? नाराजगी, अच्छा ये काम तो अभी आज ये एक और श्रद्धा सुमन कविता दीदी को, पहला वाला क्या था? व्यर्थ मुक्त, नकारात्मकता, नेगेटिविटी मुक्त, ठीक है। आज ये दूसरा श्रद्धा सुमन, बहन जी को फूल चढ़ाने, वही मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, बाकी डिसीजन तो जोनाली दीदी लेंगे, मेरा अधिकार वो नहीं है, लेकिन मेरी भावना जो आ रही है अंदर से मैं वो आपके साथ रख रहा हूं। तो वो ये कि आज श्रद्धा सुमन वो अर्पित करे, फूल लेकर के वो चढ़ावे जो आज ही अभी अभी फूल चढ़ाने से पहले अगर किसी से नाराजगी है तो उस नाराजगी को पूरी तरह से अंदर साफ क्षमा भाव धारण कर ली। और अगर मुझसे कोई नाराज है तो अभी अभी उससे क्षमा याचना कर ले। और इस सब्जेक्ट को शरीर छोड़ने से पहले अब खत्म कर दें। शरीर कब छूटेगा? 1 सेकंड भी लग सकता है। तो मुझे ये कब छोड़ना है, कब ठीक करना है इस समस्या को? अभी, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ना मुझे किसी से नाराज रहना है और ना किसी को नाराज। हर जगह हर प्रोडक्ट तैयार है, तो नाराजगी की तो बात ही नहीं आती। तो आप सब किसी से नाराज हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं, सोच के बोलिए। ऐसे नहीं। ऐसा कोई है जिसको देख करके ओम शांति दिल से करने का मन नहीं करता? अच्छा चलो ब्राह्मण परिवार छोड़ो, लौकिक परिवार में कोई रिश्तेदार ऐसा है जिससे नाराजगी है? या आप किसी से नाराज हैं? तो अभी अभी 1 सेकंड में, लास्ट मेरा समय पूरा हो गया, 11 बज गए हैं। मुझे अल्टीमेटम था 11 बजे का, क्योंकि आगे और प्रोग्राम है। तो अभी 1 मिनट हम सब बाबा की याद में चलते हैं। सब तैयार हैं? जो नाराजगी वाले सब्जेक्ट को इधर या उधर से समाप्त करने के लिए तैयार है वो योग में बैठे, बाकी इधर उधर देखते रहें, अलाउ है। ठीक है? सब करना चाहते हैं या नहीं? तो चलिए अभी 1 मिनट के लिए सब अपने भीतर चले जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। चमकता हुआ सितारा, कितना शांत, कितना पवित्र हूं मैं, हल्का हूं। पवित्रता के वाइब्रेशन मेरे चारों ओर मेरी वास्तविक स्थिति का दर्शन करा रहे हैं। अब उस चेहरे को सामने लाओ जिस चेहरे में कुछ नाराजगी है। सामने लाकर बहुत प्यार से बुद्धि की आंख से उसे देखें, मुस्कुराएं। 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं उनको सामने लेकर आए। उनको देखकर आत्मिक मुस्कान दें।